हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं और सेफ हैं घर पे। तो चलिए आज हम एक नया स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं जो है एसए 240, दैट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए इसको हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है एग्जाम्स के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई भी फ्रॉड को डिटेक्ट करने में, और उसको फिर डिटेक्ट करके उसको ठीक करने में क्या क्या प्रोसीजर्स, क्या क्या एविडेंसेस वो इकट्ठे करता है, वो सब के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मैंने इस स्टैंडर्ड को मेन 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जिसमें पहला है मीनिंग एंड नेचर ऑफ फ्रॉड, सेकेंड है मिस स्टेटमेंट में रिजल्ट फ्रॉम, और सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट या मतलब सोर्सेज ऑफ फ्रॉड की सोर्स क्या हो सकते हैं फ्रॉड के। थर्ड पॉइंट हो गया रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट और फ्रॉड, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मिस स्टेटमेंट और फ्रॉड हो सकता है। फोर्थ है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो हम फॉलो करेंगे टू डिटेक्ट आरएमएम और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट हम इसमें जो पढ़ेंगे वो है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड, ये ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अगर उसको कोई फ्रॉड मिलता है वहां पे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा है कंपेरेटिवली टू अदर जो अब तक मैंने वीडियोस डाले हैं। आई होप आप लोग कंटिन्यूसली वो वीडियोस देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, तो आपको आई होप आपको अच्छा भी लग रहा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टैंडर्ड। तो हमारा पहला पॉइंट है मीनिंग एंड नेचर ऑफ फ्रॉड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड? कोई भी एक्ट जो पर्टिकुलरली कोई भी ह्यूमन बीइंग इंटेंशनली कर रहा है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो मैनेजमेंट भी हो सकता है, वो टीसीडब्ल्यूजी भी हो सकता है, वो कोई भी लेवल का पर्सन हो सकता है एंटिटी में, जो इंटेंशनली कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिससे एंटिटी को डिसएडवांटेज होगा। तो ये हमने जो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये आपको बता दिया कि क्या फ्रॉड है। अब हमारी बुक में जो है वो है इंटेंशनल एक्ट टू ऑब्टेन एन इलीगल एडवांटेज, ऑडिटर इज कंसर्न विद फ्रॉड दैट कॉजेज मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कि ऑडिटर का काम है कि कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसे मिल रहा है तो उसको वो डिटेक्ट करें। तो ये हमारा हो गया मीनिंग ऑफ फ्रॉड, कि कोई भी इंटेंशनल एक्ट जिससे एंटिटी को कोई भी डिसएडवांटेज हो रहा है या होगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें सोर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट, कि क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिससे मिस स्टेटमेंट हो रहा है अगर एंटिटी में। तो इसको भी मैंने 2 कैटेगरीज में किया है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो पहला जो पॉइंट इसमें है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो इसमें क्या क्या फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी है, किस टाइप से फ्रॉड हो सकता है। पहला हो गया रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज, की हमने कोई भी गलत जनरल एंट्रीज वहाँ पे डाल दी। सपोज कि हमारा जो वेयर हाउस है वहाँ पे जो पर्सन बुक्स बना रहा है वही पर्सन हमारा फिजिकल जो स्टॉक है उसको भी रखता है। तो अगर हमने कोई भी स्टॉक है वो हमने बाहर निकाला ही नहीं या हमने उसको आउट ऑफ द वेयर हाउस किया ही नहीं, बट हमने एंट्री डाल दी कि वो चला गया और हमने वो अपने पर्सनल यूज के लिए वहां से हटा दिया, बेसिकली चुरा लिया। तो रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज, गलत एंट्रीज डाल देना। नेक्स्ट इनअप्रोप्रिएट एजम्पशंस, कोई भी गलत एजम्पशंस ले लेना कि ये काम तो हम ऐसे करते हैं, वो काम तो ऐसे ही होता होगा, तो इनअप्रोप्रिएट एजम्पशन लेना। नेक्स्ट ओमिटिंग एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन अकर्ड, कोई भी ट्रांजेक्शन को ओमिट कर देना, मतलब गायब कर देना, वहां से हटा देना कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है। जैसे सपोज कैश के केस में ये हो सकता है, जहाँ पे भी कैश में सेल हो तो हमने कोई ट्रांजेक्शन है उसके पैसे हमने अपने पर्सनली एम्प्लॉय ने अपने पास रख लिए और वो गायब हो गया, तो उसने वो एंट्री वहाँ डाली नहीं, तो ओमिटिंग दैट एंट्री। और एडवांसिंग और डीलेइंग द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजेक्शन, तो या फिर हमें पैसा आज मिला लेकिन हमको एम्प्लॉय को आज जरूरत थी तो एम्प्लॉय ने वो चुरा के रख लिया, बट एक हफ्ते बाद उसने वापस डाल दिया और उस ट्रांजेक्शन की एंट्री उसने एक हफ्ते बाद ही डाली, तो डीलेइंग द इवेंट ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा हो सकता है कंसीलिंग एंड नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, कि कोई भी फैक्ट जो हो रहा है एंटिटी में, सपोज कहीं पे कोई एम्प्लॉय है या कोई मशीनरी है जो सही से काम नहीं कर रही है, बट वो हम डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हैं मैनेजमेंट को या टीसीडब्ल्यूजी को कि कुछ भी प्रॉब्लम एंटिटी में अकर हो रही है, तो नॉट डिस्क्लोजिंग एनी फैक्ट ऑफ दैट। फिर नेक्स्ट हो गया एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में हम अगर एंगेज हो रहे हैं तो वहाँ पे फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन,
तो जो भी हमारे सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हो जैसे सेल के या परचेज के, तो उसको हम ऑल्टर कर रहे हैं। मतलब हम इन द सेंस एम्प्लॉई हुआ, मैनेजमेंट हुआ, TCW हुआ, एंटिटी का कोई भी आदमी जो उस चीज को ऑल्टर कर रहा है, रिकॉर्ड्स को ऑल्टर कर रहा है फॉर डिसएडवांटेजेस और एडवांटेज, फॉर द एडवांटेज ऑफ पर्सनल यूज, तो वहां पे हम उसको ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा फ्रॉड का सोर्स वो है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, जिसमें एम्बेजलिंग रिसीप्ट्स, मतलब कैश रिसीट्स को हमने इधर उधर कर दिया, चेंज कर दिया, गायब कर दिया, कोई कैश रिसीट हमने काटी ही नहीं, और काटी तो हमने वो फेंक दिया और उसका पैसा हमने खुद से रख लिया। हमने मतलब एम्प्लॉय है, नॉट ऑडिटर, दिस टाइम इट्स नॉट ऑडिटर। मैं अभी जो बात कर रही हूँ एज ए एम्प्लॉय बात कर रही हूँ, एम्प्लॉय और एंटिटी का कोई भी लेवल, मैनेजमेंट और TCWG, नॉट एज एन ऑडिटर। तो फिर नेक्स्ट हो गया स्टीलिंग, चोरी करना। फिर नेक्स्ट हो गया यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज। कोई भी एंटिटी का एसेट है, मतलब सपोज कीजिए कि एंटिटी के वेयर हाउस में जो है जो गुड कैरेजेस वाली जो होते हैं व्हीकल्स वो हैं, बट हम उसको पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, हम उसमें पर्सनली अपना लेवल का कुछ भी काम उसमें कर रहे हैं, तो वो हो गया, तो दैट मे ऑल्सो रिजल्ट इन फ्रॉड। तो ये हो गया हमारे सोर्सेज ऑफ फ्रॉड। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे मिस स्टेटमेंट या फ्रॉड हो सकता है। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड। तो अगर हमें कोई इंसेंटिव मिल रहा है तो हम जो है फ्रॉड करने के लिए ना हम पे प्रेशर आ जाएगा कि हम कर देते हैं, हमें उससे फायदा होने वाला है, हमें एडवांटेज मिलेगा उससे, तो मे बी दैट। तो ये कैसे होता है, अराइज व्हेन एंटिटी इज अंडर प्रेशर टू अचीव अनरियलिस्टिक टारगेट। मतलब एंटिटी ने कोई भी अनरियलिस्टिक टारगेट बना लिया कि हम तो इस साल 1000 करोड़ की सेल करेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं है, वो उसको भी पता है, बट अब उसको अचीव करना है, उसने वो टारगेट बना लिया, तो वो कोई भी फ्रॉड करेंगे कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी काट दी या एम्प्लॉयज़ को हार्म कर दिया या वॉट एवर, कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो। मतलब कि कोई हमारी जो एंटिटी है उसके इंटरनल कंट्रोल्स इतने वीक है कि वहाँ पे डिटेक्ट हो ही नहीं सकता, तो एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे एक बोनस पॉइंट मिल गया कि ये तो हम पकड़े ही नहीं जाएंगे, तो हम फ्रॉड कर लेते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन ऑफ एक्ट। दैट मीन्स व्हेन एन इंडिविजुअल पोजेस एन एटीट्यूड दैट अलाउज देम नोइंगली एंड इंटेंशनली टू कमिट अ डिसऑनेस्ट एक्ट। मतलब कि कोई भी पर्सन है उसका एटीट्यूड ही ऐसा है कि वो फ्रॉड करता ही है, दैट इज वो उसका नेचर है कि उसे कोई भी चोरी करनी है या उसे कोई भी नुकसान करना है बेसिकली एंटिटी का, या अपना पर्सनली फायदा करना है, दैट विल ऑल्सो रिजल्ट इन फ्रॉड। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स दैट विल रिजल्ट इन फ्रॉड और मिस स्टेटमेंट इन द एंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें फोर्थ पॉइंट हो जाएगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई एंड असेस मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। तो क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हम करेंगे एज एन ऑडिटर जिससे हम ये डिटेक्ट कर पाए कि क्या क्या फ्रॉड हो रहा है या होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें पहला है मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेंगे, दूसरा हो गया हम TCWG की इंक्वायरी करेंगे, थर्ड हो गया इंक्वायरी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, जो इंटरनल ऑडिटर हमारा कंपनी का है हम उसको भी इंक्वायर करेंगे। तो इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट में हो जाएगा मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ RMM। मतलब अगर मैनेजमेंट को कोई रिस्क मिलता है मटेरियल स्टेटमेंट का तो वो उसको कैसे असेस करते हैं, कैसे लेते हैं, क्या उसके लिए वो प्रोसीजर यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क, कि क्या मतलब वही जो मैंने पहले पॉइंट में बोला वही है कि मैनेजमेंट क्या जो है प्रोसीजर फॉलो करती है टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर रिस्क। अगर कुछ उसको मिल रहा है एरर और फ्रॉड के लिए तो क्या वो एक्शन लेगी उसके अगेंस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा मैनेजमेंट कम्युनिकेशन टू TCWG इफ एनी। तो मैनेजमेंट जो है TCWG से कम्युनिकेट करती है या नहीं करती है जो भी उसको रिस्क मिल रहा है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉयज रिगार्डिंग इट्स व्यूज ऑन बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड एथिकल बिहेवियर। अगर एम्प्लॉयज के पार्ट से कहीं से कुछ एक लूप होल ऐसा मिल रहा है जहाँ से फ्रॉड होने की प्रोबेबिलिटी है या वहाँ पे रिस्क है, तो मैनेजमेंट जो है कम्युनिकेट अपने एम्प्लॉय से कर रही है या नहीं कर रही है कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम कि वो एथिकली बिहेव करें एंड ऑल, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें। तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट की इंक्वायरी जो ऑडिटर करेगा। नेक्स्ट है इंक्वायरी विद TCWG। तो वेदर दे हैव एनी नॉलेज ऑफ एनी फ्रॉड। तो TCWG को कोई नॉलेज है या नहीं, ऑलरेडी ये ऑडिटर चेक करेगा कि TCWG को ऑलरेडी कुछ पता तो नहीं है कि कोई रिस्क ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था और उसने एक्शन नहीं लिया हो।
नेक्स्ट है इंक्वायरी विद इंटरनल ऑडिटर। यहाँ पे भी यही पॉइंट है कि रिगार्डिंग हिज नॉलेज ऑफ फ्रॉड, कि उसको कोई नॉलेज ऑलरेडी थी या नहीं थी कि कोई फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है उसमें या नहीं। ये हमारा हो गया ऑडिट प्रोसीजर जो ऑडिटर फॉलो करेगा टू डिटेक्ट द फ्रॉड। फिर लास्ट पॉइंट हमारा इसमें है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अगर उसको कोई फ्रॉड मिलता है तो सबसे पहले इसमें है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले, बिकॉज ऑडिटर इसी काम के लिए तो गया है कि उसने ओपिनियन देना है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो पहले वो इस पे एक रीजनेबल एश्योरेंस लेगा। फिर दूसरा मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मतलब कि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगा, ऑनेस्टली अपना काम करेगा, अपना ऑब्जेक्टिव और स्कोप में रह के काम करेगा, और क्या कह सकते हैं ऑनेस्टी से काम करेगा, अपना इंटीग्रिटी मेंटेन रखेगा, तो अपना प्रोफेशनल बिहेवियर वो मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट है सर्कमस्टेंसेज इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेज तो नहीं है कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट की तरफ इशारा कर रहे हों। नेक्स्ट वेदर सच इंडिकेशन इज ऑफ फ्रॉड, तो अगर कोई रिस्क हमको दिख रहा है तो वो फ्रॉड है या कुछ ऐसा है जो हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब रीजनेबल है और मे बी हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कि हम कम्युनिकेट करेंगे यही चीज़ मैनेजमेंट और TCWG से कि हमें कुछ ऐसा मिल रहा है रिस्क जो फ्रॉड हो सकता है, तो हम मैनेजमेंट एंड TCWG से कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट ऑडिटर अनेबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट, अब क्या हुआ जब हम मैनेजमेंट और TCWG के पास गए तो उन्होंने हमें हमारा काम करने से मना कर दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं हम ये ठीक है, आप इस पे ही रिपोर्ट दे दो, आप इस पे ही ओपिनियन बना दो, ये कुछ भी नहीं है, आप इसको अवॉइड कर दो। तो बेसिकली मैनेजमेंट हमें हमारे इंटीग्रिटी से काम नहीं करने दे रही है, हमें इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दे रही है, तो हम अपना एंगेजमेंट फिर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो हम उस केस में फिर विड्रॉ कर लेंगे कि हम उस एंगेजमेंट को काम ही नहीं कर रहे हैं, हम अपना ओपिनियन दे ही नहीं रहे हैं, हम उस ऑडिट से विड्रॉ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डिस्कस रीजंस विद मैनेजमेंट एंड TCWG एंड रिपोर्ट टू एप्रोप्रिएट पर्सन, तो जब हमने विड्रॉ कर लिया तो फिर हम मैनेजमेंट और TCWG को और जो ऊपर का लेवल है यानी कोई भी रेगुलेटर्स हो सकते हैं, तो हम उनको रिटर्न में ये दे देंगे कि हमने किस वजह से विड्रॉ किया है और मैनेजमेंट और TCWG हमें हमारे हिसाब से काम नहीं करने दे रही है। यस, सो गाइज ऐसे 240 में यही था। इसमें मैंने पर्टिकुलरली कोई भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट या ऐसा नहीं बोला, बिकॉज ये पूरा स्टैंडर्ड इम्पोर्टेंट है, इसमें से कुछ भी आ सकता है और मैं ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में इससे कुछ ना कुछ आता ही है, तो यस हमें इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको समराइज कर देती हूँ। हमने इसके अंदर 5 पॉइंट पढ़े, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रॉड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फ्रॉड, रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू फ्रॉड, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलोड बाय ऑडिटर in case of fraud and auditor responsibility if any fraud exist। तो ये 5 पॉइंट हमने इसमें पढ़े। तो मीनिंग ऑफ फ्रॉड कोई भी इंटेंशनल ऐसा एक्ट जिससे पर्सनल एडवांटेज हो रही है और एंटिटी को डिसएडवांटेज हो रही है। नेक्स्ट था हमारा सोर्स ऑफ फ्रॉड। सोर्स ऑफ फ्रॉड में हमने ये पढ़ा था कि जनरल एंट्री गलत डाल दिया, कोई भी ट्रांजेक्शन को ओमिट कर दिया या डिले कर दिया, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स, स्टीलिंग, एम्बेजलिंग रिसीट्स, तो ये सब चीज़ें हमने सोर्स में पढ़ी। फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू फ्रॉड। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि कोई भी हम इंटरनल कंट्रोल अगर वीक है तो एम्प्लॉय के पास अपॉर्चुनिटी है कोई भी फ्रॉड करने की। इंसेंटिव और प्रेशर, कोई भी हमने जो है अनरियलिस्टिक टारगेट बना लिया एंटिटी ने और उसको अचीव करने के लिए फिर हम कोई भी फ्रॉड हो रहा है एंटिटी में, तो ये हो गया हमारा रिस्क फैक्टर्स। फिर हमने पढ़ा ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड। तो इसमें क्या है, ऑडिटर क्या क्या करेगा, ऑडिटर मैनेजमेंट को इंक्वायर करेगा, TCWG की इंक्वायरी करेगा और इंटरनल ऑडिटर की इंक्वायरी करेगा। फिर हमने पढ़ा ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर उसको कोई फ्रॉड मिलता है। तो सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि वो फ्रॉड जो है क्यों हो रहा है और वो फ्रॉड को फिर वो मैनेजमेंट और TCWG से कम्युनिकेट करेगा। अगर कम्युनिकेट करने के बाद TCWG और मैनेजमेंट उसका साथ नहीं दे रही है ऑडिटर का और उसको नहीं सपोर्ट कर रही है और उसको रोक रही है या उस पर कुछ भी रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, तो फिर हम एज अ ऑडिटर उस इंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेंगे। और अगर हमने विड्रॉ कर लिया है फिर हम एक रिटर्न में जो है रेगुलेटर्स को या मैनेजमेंट को या TCWG को ये रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट देंगे कि हमने क्यों किया आपकी इंगेजमेंट से विड्रॉ। यस, सो गाइज इसमें बस यही है। आई होप आपको समझ में आया हो, आपको ये अच्छा लगा हो जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और स्टैंडर्ड के साथ।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।